Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 फरवरी 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। गुरु शिखर पीक कौन से राज्य के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। इसका करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट अभी भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसका सही आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज का सबसे पहला आर्टिकल। उससे पहले देखो, आपको पता होगा कल इस चैनल पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, ना ही मैंने डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया था, ना ही मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियो अपलोड किया था। थ्रोट में काफ़ी पेन था, तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्लस यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवा दी थी। एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो काफ़ी पेन होने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी रिकवर हो पाई हैं, अब काफ़ी आराम भी है। उसके बाद मैं यहाँ पर इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ जो भी आप लोगों ने वेल विशेस सेंड करी हैं, बहुत सारी विशेस मेरे पास आई, बहुत सारी वेल विशेस आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, एक फैमिली सी कनेक्टेडनेस हो चुकी है हम लोगों के बीच में, एक पूरी फैमिली क्रिएट हो चुकी है। उसके लिए सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू, जो कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक आज के टाइम पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। तो आपको पता होगा आर्टिकल 1 जो है ये एक बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सैड है, और कल पूरे देश भर में यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई है। लता मंगेशकर जी, जिनका देहांत हुआ है कल, लगभग इनकी एज 92 की हो चुकी थी। आपको पता होगा लता मंगेशकर जी के बारे में, सभी लोगों को पता होगा डेफिनेटली, इनके बारे में किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, देश की बुलबुल हैं। और देखो हुआ क्या, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यहाँ पर एक मेन कारण बना इनकी डेथ के पीछे का, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ देखो बहुत सारे उन्होंने गाने गाए इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस के अंदर, इनफैक्ट नेपाली में भी गाने गाए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर गाने गाए, प्लस दुनिया भर में एक मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि दुनिया भर से यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैसेजेस आए इनके रिगार्डिंग, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, साथ ही साथ इजराइल की साइड से बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे ट्वीट आए इनके कॉन्डोलेंसेंस को लेकर, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ हमारे चाहे प्राइम मिनिस्टर हुए या फिर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, एक्टर हो गए शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो गुड बाय बोला है मेलोडी क्वीन को, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। साथ ही साथ बताया गया, देखो थाउजेंड्स ऑफ गाने गाए इन्होंने, और मतलब बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर गाने गाए, एक रिकॉर्ड पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिया था, और उसी रिकॉर्ड तोड़ की वजह से इनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनफैक्ट जो हमारे कंट्री का, नेशन का एक हाईएस्ट ऑनर है भारत रत्न अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया इनको 2001 के अंदर। देन पद्म भूषण दिया गया था 1969 के अंदर, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1999 के अंदर। देन उसके बाद फ्रांस का भी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया था, जिसका नाम है ऑफिसर डी ला लीगन करके अवार्ड देखने को मिलता है, साल 2009 में इनको दिया गया था। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में जान चुके होंगे, बस इतना सा जानना इंपॉर्टेंट था डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ।
नाउ अगले पेज पर आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। तो चलो इसको हम क्लियर करते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात की गई है ब्रू ट्राइब्स के बारे में। देखो यहाँ पर बहुत सारी जो ब्रू ट्राइब के लोग हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अभी मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हुआ क्या, ब्रू ट्राइब्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं बहुत लंबे समय पहले से। 2018 में इनको लेकर एक सेटलमेंट भी हुआ था, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो इसका बैकग्राउंड क्या था। ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं ये मिजोरम के अंदर रहते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, मिजोरम के जो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, उन्होंने यहाँ पर ब्रू ट्राइब को टारगेट बना लिया। टारगेट किस बेसिस पर बनाया, उन्होंने बोला कि जो ब्रू ट्राइब है ये मिजोरम से बिलोंग नहीं करते हैं, इस राज्य से बिलोंग नहीं करते, इस वजह से मिजोरम से यहाँ पर ब्रू ट्राइब को हट जाना चाहिए। तो इसी की वजह से ब्रू ट्राइब्स को हटाया गया। बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, ये सब यहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद इनको त्रिपुरा के जो एक रिलीफ कैंप है, एक रिलीफ कैंप बनाया गया था, उस कैंप के अंदर इनको रखा गया। बहुत लंबे समय से ये जो ब्रू ट्राइबल पीपल हैं ये त्रिपुरा के रिलीफ कैंप के अंदर आज भी रह रहे हैं। तो अब क्या हुआ, उसी रिलीफ कैंप से वापस से निकाल कर त्रिपुरा के अंदर रीसेटल करने के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन्होंने बताया है कि जो त्रिपुरा के ब्रू पीपल हैं इनको रीसेटल किया जाएगा मार्च तक। जो अब की बार मार्च का महीना आ रहा है तब तक हम लोग रीसेटल कर देंगे। त्रिपुरा के रिलीफ कैंप से निकाल कर इनको त्रिपुरा के अंदर सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो क्योंकि आपको पता होगा इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल भी आ चुके हैं, हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर, ट्राइबल पीपल को लेकर। तो आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 दोनों से। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ब्रू कम्युनिटी कौन सी है। ब्रू कम्युनिटी आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। ये पर्टिकुलरली रहते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, असम के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको मिजोरम के अंदर जो पर्टिकुलरली कम्युनिटी रहती थी, इन मिजोरम के अंदर मतलब आप कह सकते हो जो अलग अलग ग्रुप्स है उन्होंने यहाँ पर ब्रू कम्युनिटी को टारगेट किया और बोला कि हमारे राज्य के नहीं है। इसी की वजह से ब्रू कम्युनिटी को निकलना पड़ा। निकलकर त्रिपुरा के रिलीफ कैंप के अंदर यहाँ पर ये लोग रहे, लंबे समय से आज के टाइम पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोग तो रिटर्न हुए लेकिन बहुत सारे लोग आज के टाइम पर उसी रिलीफ कैंप के अंदर हैं। तो उसी रिलीफ कैंप से निकालने के बारे में चर्चा की गई और रिलीफ कैंप से निकाल कर त्रिपुरा के अंदर रीसेटल करने को लेकर एक अग्रीमेंट किया गया था। और ये अग्रीमेंट 2018 के अंदर हुआ था जहाँ पर बोला गया हम लोग ब्रू ट्राइब्स को त्रिपुरा के अंदर आराम से रीसेटल कर देंगे। और सेटल करने के साथ साथ यहाँ पर इनको और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कुछ प्लॉट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे एग्रीकल्चर लैंड के पर्सपेक्टिव से। 5,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करवाया जाएगा एज अ स्टिपेंड। देन उसके बाद फ्री राशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ट्राइबल्स पीपल को, इन ब्रू ट्राइब्स को त्रिपुरा के वोटर लिस्ट के अंदर भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारे फायदे यहाँ पर देने के बारे में चर्चा की गई थी इस अग्रीमेंट के बेसिस पर। तो अभी उसी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ बताया गया कि बहुत सारे जो ब्रू ट्राइब्स हैं उनको ऑलरेडी हम लोग रीसेटल कर चुके हैं, उनको वापस से स्टेट के अंदर लेकर आ चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ब्रू ट्राइब्स हैं जो कि रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उनको भी रीसेटल किया जाएगा मार्च तक। आई होप आप लोग यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ फटाफट मैं आप लोग को मैप में भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ देखते हुए चला करो। तो जैसे हम लोग बात करेंगे इंडिया के मैप की, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो रीजन है ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीजन देखने को मिलता है। नाउ इसको जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको नीचे मिजोरम भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नीचे आपको नेक्स्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा। बात की गई है सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में। अब ये भी काफ़ी चर्चा में डिस्प्यूटेड रीजन है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हो चुका है अभी जो ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व है इसको 15 साल पहले एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और मतलब टाइगर रिजर्व क्यों डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स पाए जाते थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो एरिया ये हमेशा से थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहा है। डिस्प्यूटेड क्यों रहा? देखो यहाँ पर जब इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया तो काफ़ी सारे टाइगर्स थे, लेकिन यहाँ पर जब सर्वे हुआ तो पता चला एक ही टाइगर है, तो हमेशा से ही डिस्प्यूटेड रहा है। तो अब फिलहाल इसको वापस से हम लोग एक तरीके से एक सूटेबल एरिया बनाएंगे टाइगर हैबिटेट के तौर पर, मतलब एक तरीके से टाइगर्स के लिए वापस से सूटेबल एरिया बनाया जाने वाला है इसको। और इसकी वजह से इस टाइगर रिजर्व के आसपास जो गाँव हैं उसको भी हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं इस टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया गया। तो इस टाइगर रिजर्व को थोड़ा सा और इन्हेंस किया जाएगा, प्लस चीज़ों को रीएस्टेब्लिश किया जाएगा
जाएगा और टाइगर हैबिटेट के रिगार्डिंग जो सिचुएशन है उसको वापस से सूटेबल बनाया जाएगा। तो ये बेसिकली बारे में चर्चा की जा रही है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व क्या है इसके बारे में ज़रूर जान लेना। आर्टिकल आप लोग जीएस पेपर 1 से रिलेट कर सकते हो, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व्स के रिगार्डिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रिगार्डिंग, नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग हर साल एक ना एक क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स में देखते हो, तो इसके ऊपर फोकस कर लिया ना, ठीक है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में जब हम बात करते हैं आपको भुवनेश्वर के अंदर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली यहाँ पर 2 सेंचुरीज के साथ मिलकर बना हुआ है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। 2 सेंचुरीज हैं ओडिशा की जिसके साथ मिलकर बना हुआ है। एक सेंचुरी है सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी और दूसरा है बेसीपल्ली सेंचुरी, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व बना हुआ है। क्लियर हुआ। तो ये टाइगर रिजर्व इसको बेसिकली हम लोगों ने नोटिफाई किया था दिसंबर 2007 के अंदर। आज के टाइम पर बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें इस सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बट अगर हम लोग जानवर के बारे में बात करें तो यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, गौर और चौसिंगा, स्लॉथ बियर, ये सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात की ओडिशा के सतकोसिया के बारे में, लेकिन ओडिशा के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जिनके बारे में भी ज़रूर आप लोग ध्यान रख सकते हो। जब हम लोग नेशनल पार्क्स के बारे में बात करते हैं तो भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमिलीपल नेशनल पार्क ये मेजर हैं। मेजर मतलब ये 2 प्रोमिनेंट जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो आपको उनके बारे में ध्यान रखना है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बात करें तो बद्रमा हो गया, चिलिका, होदगढ़, कोटागढ़, उसके बाद नंदनकनन हो गया, लाखरी वैली, उसके बाद गाहिरमाथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती है। गाहिरमाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने गाहिरमाथा के बारे में पढ़ा है, पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी बार पढ़ा है। अच्छा, आप लोग बता सकते हो गाहिरमाथा कौन से जानवर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो मैरिन एनिमल है, वो मैरिन एनिमल कौन सा है जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस देखने को मिलेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुका है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में बेसिकली पढ़ना था क्योंकि चर्चा में था, तो हमने इसको भी पढ़ लिया। आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने बोला है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एविएशन फ्यूल को लेकर कि एविएशन फ्यूल को जीएसटी रिजीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मुद्दा समझो, मुद्दा क्या है। पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक सेकंड में आपको डायरेक्टली आर्टिकल पर एक बैकग्राउंड है इसका वो लेकर चलता हूँ। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो स्पाइस जेट के चेयरमैन हैं अजय सिंह, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उनके बारे में चर्चा की जाइए। तो अजय सिंह ने यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से यहाँ पर बोला किस चीज़ को लेकर कि भाई जो आज के टाइम पर ये एविएशन फ्यूल देखने को मिलता है, जो प्लेन्स के लिए फ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह हैं इसको कम कर दो, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम कर दिया जाए। हालांकि थोड़े समय के लिए कम कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस फ्यूल के प्राइसेस को कम करने के बारे में चर्चा की गई। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला, देखो ये मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये मेरे हाथ में नहीं है, अभी क्या है, मैं अकेली इसको नहीं सेट कर सकती। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। जैसी अगले बार जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और पॉसिबल हुआ तो इसको हम लोग जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो बात है ना, ये खुद स्पाइस जेट के चेयरमैन ने भी बोली थी कि जो ये फ्यूल है इसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा जो फ्यूल वगैरह है वो आज के टाइम पर जीएसटी के अंदर आता नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको इसके पीछे का रीज़न जानना होगा एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो यहाँ पर आपको अलग अलग टैक्सेस देखने को मिलता है, अलग अलग इसमें स्लैब्स हैं, है ना, ये आपको पता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फ्यूल्स की, तो फ्यूल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये भी आपको पता है। तो जो पेट्रोल है या फिर जो फ्यूल्स हैं इनके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इनके ऊपर सरकार खुद अपने आप से टैक्स चार्ज कर रही है। अभी जीएसटी लगा देंगे तो जीएसटी पर हाईएस्ट आपको 18%, 28% तक आपको हाईएस्ट लग्जरियस टैक्स देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि जो हाईएस्ट है वो इतना ही है। लेकिन क्या होगा, सरकार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है, इससे भी ऊपर 28 से भी ऊपर, 50 से भी ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा रिसेंटली 100% तक टैक्स लगाया गया था। तो यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रही है, तो इससे यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर इसको जीएसटी के अंदर ले आएंगे हम लोग टैक्स को, फ्यूल को, तो अगर हम लोग फ्यूल को जीएसटी के अंदर ले आते हैं तो अपने आप ही आप कह सकते हो इसके जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जो टैक्स है वो अपने आप ही यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 28% हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं काफ़ी प्राइसेस गिरते हुए नजर आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इसी वजह से लोगों की मांग भी रिसेंटली यही उठ रही थी कि जो पेट्रोल है या फिर यहाँ पर जो फ्यूल्स हैं उनको जीएसटी रिजीम के अंदर लेकर आया जाए, जीएसटी के अंदर लेकर आओ, ये यहाँ पर बोला गया था।
क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में 8 से 10 लाइनों में यहाँ पर पूरा आर्टिकल आपको समझा दिया। नाउ यहाँ पर एक बात और है, अभी हमने डिस्कस किया कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर बैठकर बातचीत होगी। तो जीएसटी काउंसिल क्या है, तो इसके बारे में ज़रूर जान लेना। देखो, जीएसटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल 279A के अंदर मेंशन्ड है, ध्यान रखना। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, इसको बनाया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जीएसटी को अच्छे से गवर्न कर सकें। जीएसटी के गवर्न करने के साथ साथ आप कह सकते हो जो ये काउंसिल है, इस काउंसिल का चेयरमैन कौन रहेगा? काउंसिल का चेयरमैन रहता है फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे आज के टाइम पर निर्मला सीतारमण है, इसको चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम जेंडर न्यूट्रल की तरफ चलें तो, ठीक है। तो बेसिकली चेयरपर्सन आपको फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके साथ साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग आते हैं। मतलब स्टेट और सेंटर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर बातचीत करती हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बातचीत करने के बाद कुछ यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, फिर डिसीजन के माध्यम से वोटिंग वगैरह होती है, ठीक है। फिर उसमें यहाँ पर बोला जाता है ये जो काउंसिल है, इसके अंदर जो सेंटर है, सेंटर के पास लगभग 1/3 वोटिंग पावर होती है और स्टेट्स के पास यहाँ पर 2/3 वोटिंग पावर होती है। और जो डिसीजन है वो सब यहाँ पर 3/4 मेजोरिटी से पास होता है। वो यहाँ पर सिंपल सी बातें हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, मैंने आप लोग को बता दिया। आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जीएसटी के बारे में मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ा रखा है, बहुत बार। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। जो दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से चैनल है, जाकर आप लोग अगर सर्च करोगे जीएसटी के बारे में तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अंदर आपको पता होगा एसजीएसटी आता है एक, है ना, एक सीजीएसटी है और फिर उसके बाद एक आईजीएसटी है। तो क्या आप लोग मुझे डिफरेंस बता सकते हो? पहले भी शायद मैं कभी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ आप लोगों से। एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच में डिफरेंस आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में आज देना है, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा दो। और आज के वीडियो पर भी हम लोग टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। मैं जब नहीं बोलता हूँ तो यहाँ पर आप लोग भूल जाते हो, जब बोल देता हूँ तो याद आ जाता है। तो फटाफट लाइक करके यहाँ पर वीडियो के ऊपर 5000 से ज़्यादा लाइक्स क्रॉस कर दो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद बराबर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक आता है उसके अंदर। तो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जीएल पेरिसिस, जिनका पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके साथ आज बातचीत करने वाले हैं। ये बेसिकली इंडिया विजिट करेंगे और इंडिया विजिट करने वाले हैं और उसके बाद डिस्कशन किस चीज़ को लेकर होगा। अब जब आएंगे बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली बात ये होगी श्रीलंका के अंदर कैसे भारत और भी ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, श्रीलंका के अंदर हम लोग नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे लेकर चल सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पर इंडिया श्रीलंका के बीच में, जैसे कि फिशरमैन इशू हो गया, तो इन इश्यूज़ को कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत होने वाली है आज के दिन। तो आज ये मीटिंग होगी, ध्यान रखना इसके बारे में। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि देखो अभी रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट्स का मतलब है, अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले की बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से जो एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये देखने को मिलेगा, ये एक अग्रीमेंट किया है श्रीलंका के साथ। और इस एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने ये किया कि हम लोग श्रीलंका को लगभग 500 मिलियन डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब हम लोग काफ़ी सारा पैसा श्रीलंका को प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि श्रीलंका के अंदर जो भी कमी है, फ्यूल शॉर्टेज है या फिर और भी बहुत सारा शॉर्टेज है, उसको रिकवर कर पाए। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका के अंदर हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये लोग टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करते हैं और कोविड की वजह से वो टूरिज़्म पूरी तरह से पिट चुका था। प्लस ये इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इनके पास आज के टाइम पर जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट इतना कम हो चुका है कि ये अगर अपना जो कर्जा चुकाएं तो उसमें भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें ही उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा। और कर्जा बहुत ज़्यादा ले रखा है, चाइना से ले रखा है और भी वेरियस कंट्री से ले रखा है, इंडिया से भी बहुत कुछ ले रखा है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना से कर्जा लेने के बाद चाइना का कर्जा ये चुका नहीं पाते हैं, फिर उसके बाद अपनी चीज़ें गिरवी करना चालू कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा हम्बनतोता पोर्ट, उसको लीज पर दे दिया है 99 साल के लिए, किसको? चाइना को। तो ऐसे यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इसकी वजह से भारत को आज के टाइम पर इतना ज़्यादा सपोर्ट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर तो भारत ने अभी $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट किया और पिछले महीने भारत ने फिर से $500 मिलियन का, आप कह सकते हो ये डेट रिपेमेंट हम लोगों ने इसको रखा था। एक तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे बार बार हम लोगों ने पैसा प्रोवाइड किया है।
और उससे पहले भी यहाँ पर $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट प्रोवाइड करवाया। तो मतलब $900 मिलियन यहाँ पर हो गए और ऊपर अभी कुछ दिन पहले $500 मिलियन यहाँ पर। तो इतना सारा पैसा यहाँ पर इंडिया ने प्रोवाइड करवाया श्रीलंका को। और मैंने आपको बता दिया ये इतना सारा पैसा क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बढ़ जाए इनके अंदर, इसी वजह से। प्लस आपको पता होगा पिछले साल की बात है, नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रिंकोमाली टैंक को भी लेकर एग्रीमेंट हो चुका है। क्वेश्चन ये है ट्रिंकोमाली टैंक क्या है, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, जैसे आप लोग श्रीलंका का मैप देखोगे, यहाँ पर आपको ट्रिंकोमाली ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, छोटा सा यहाँ पर सी बना हुआ होगा, है ना। तो ये ट्रिंकोमाली वाला एरिया है। इस ट्रिंकोमाली में यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसे टैंक बने हुए हैं। ये ब्रिटिशर्स ने ये टैंक बनाए थे और ये टैंक काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इनके अंदर पेट्रोल बेसिकली भरा जाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो नेवी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, नेवी की जो जहाज़ है उनकी रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर इन टैंक को बना गए थे। फिर यहाँ पर जब ये गए सारे ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पर ये जो टैंकर हैं श्रीलंका को देगा, लेकिन श्रीलंका से यहाँ पर ये टैंक वापस से डेवलप नहीं हो पा रहे, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ठीक है, जंग लग चुकी है, तो इनको वापस से नया करना है। तो नया करने के लिए यहाँ पर काफ़ी पैसा लग रहा है, तो इसके लिए इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया। अब भारत यहाँ पर इन टैंक्स को डेवलप करेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पिक्चर के अंदर गोल गोल आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये सारे टैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे ट्रिंकोमाली टैंक्स हैं। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बता रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो ट्रिंकोमाली एग्रीमेंट है वो भी हो चुका है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पर भारत काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवाएगा। उसके साथ साथ अब यहाँ पर क्या मुद्दा उठ रहा है, मुद्दा ये उठ रहा है कि दोनों कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा विवाद है, फिशरमैन इशू। फिशरमैन इशू के साथ साथ एक बहुत बड़ा विवाद है कि जो भारत के मछुआरे हैं वो यहाँ पर बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, उस बॉटम ट्रॉलिंग को रोकना होगा। इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन होगा आज। ठीक है, जो आज यहाँ पर आएंगे ये मिनिस्टर, तो इनके बीच में जब बातचीत होगी, यहाँ पर फोकस ये किया जाएगा कि भारत की तरफ से जो बॉटम ट्रॉलिंग देखने को मिलती है इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। इसी की वजह से विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। श्रीलंका में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है, और श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि भारत जो आज के टाइम पर, भारत के जो बहुत सारे मछुआरे ये करते हैं यहाँ पर ये जो बॉटम ट्रॉलिंग करता है इसको रोका जाए। ठीक है, बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है मैंने आप लोग को बता रखा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है, एक बोट से एक जाल बांध दी जाती है और जाल को फिर उसके बाद पानी के अंदर आप कह सकते हो रखने के बाद उस जाल को खींचा जाता है आगे, जिसकी वजह से सारी मछलियाँ इस जाल के अंदर आ जाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है यहाँ पर मछलियों के साथ साथ और भी बहुत सारे जानवर, प्लस यहाँ पर जो मैरिन इकोसिस्टम है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स हैं, वो सब डैमेज हो जाते हैं, एनवायरमेंट सिस्टम डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर बॉटम ट्रॉलिंग काफ़ी बड़ा एक कंसर्न बन चुका है। और बोला जाता है कि श्रीलंका की साइड में जो हमारे मछुआरे हैं वो बॉटम ट्रॉलिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका और ज़्यादा कंसर्न मतलब देखने मिलता है कंसर्न में। और श्रीलंका के अंदर ये बॉटम ट्रॉलिंग ऑलरेडी बैन है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज डिस्कशन होगा। प्लस इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर पॉइंट्स मैंने इस आर्टिकल के आपके साथ डिस्कस यहीं पर कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में चर्चा की गई। आपको पता होगा कल भी आर्टिकल चर्चा में था, तो बेसिकली कल हमने डिस्कशन किया नहीं, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को भी ले लिया है। तो अगर हम लोग बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्शन है उसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। लगभग आप कह सको, मैं आपको पहले डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कमीशन का प्रपोज ये है यहाँ पर कि जो भी ज़्यादातर लगभग 90 असेंबली सीट्स आपको ये देखने को मिलेंगी, उसको यहाँ पर बदल देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कमीशन का कहना यह है, जो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन है, कि जो ज़्यादातर सीट्स हैं उनको चेंज कर देना चाहिए। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ यहाँ पर इस आर्टिकल को लेकर यह है कि मैं आप लोग को जम्मू एंड कश्मीर जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसके बारे में बताऊँ। आखिरकार डिलिमिटेशन होता क्या है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। हमारे उस सिलेबस के अंदर आप देख पाओगे अलग अलग टॉपिक्स मेंशन हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जो हम लोग डिलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है यहाँ पर एक एक्ट या फिर एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर क्या होती हैं, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनकी बाउंड्रीज़ को हम लोग फिक्स करते हैं, मतलब उनकी बाउंड्रीज़ को हम लोग सेट करते हैं। मतलब समझो, देखो आज के टाइम पर मान लो यहाँ पर कोई एरिया है ये वाला, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब क्या बहुत सारे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, अलग अलग यहाँ पर MPs जो हैं अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग एरिया को यहाँ पर अलग अलग MPs रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या, अलग अलग MP अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लो यही एरिया
10 साल पहले की बात करें, हम मान लो 12 साल पहले की बात करें, तो क्या 2010 में यहाँ पर जो एरिया था, इस एरिया के अंदर पहले लोग बहुत कम थे, पहले पॉपुलेशन कम थी, ठीक है। पॉपुलेशन 2010-12 के आसपास बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, तो उस समय यहाँ पर एमपीज़ के अंडर में मतलब थोड़ा थोड़ा एरिया देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या, 2010 के बाद से चीज़ें बदल चुकी हैं। अब पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुकी है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको वापस से रीडेवलप करना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी है। तो क्या अब भी पहले जो एक एरिया के ऊपर एमपी लग रहा था, क्या उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, काफ़ी आगे काफ़ी पॉपुलेशन आगे निकल चुकी है, तो क्या अब भी एक एमपी लगेगा? तो नहीं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बदलने के लिए डीलिमिटेशन किया जाता है। डीलिमिटेशन मतलब जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज़ को वापस से हम लोग फिक्स करते हैं, वापस से यहाँ पर उनकी बाउंड्रीज़ को सेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन के अंदर भी चेंजेस हो रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होती है उसके हिसाब से यहाँ पर डीलिमिटेशन भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डीलिमिटेशन क्या है, आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ बात ये करते हैं डीलिमिटेशन के बारे में कहाँ पर मेंशन्ड है। तो जो आर्टिकल 82 है इसके अंदर यहाँ पर सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी डीलिमिटेशन के बारे में। देखो डीलिमिटेशन यहाँ पर आपको हर 10 साल में देखने को मिलेगा, मतलब हर सेंसस जो हर जनगणना होती है वो 10 साल में होती है। तो पार्लियामेंट यहाँ पर हर 10 साल बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करते हैं, डिलिमिटेशन एक्ट को लाते हैं, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो यहाँ पर डिलिमिटेशन किया जाता है, मतलब चीज़ों को जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी लिमिट जो है वापस से सेट की जाती है। क्लियर हुआ? और इसके बारे में ध्यान रखना, जो पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू कैरी किया गया था, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से हम लोगों ने पहला डिलिमिटेशन किया था 1950 से लेकर 1951 में, ठीक है। तो आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। प्लस अभी तक आपको ध्यान रखना है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 4 बार बैठा है। 4 बार वो डिलिमिटेशन कमीशन कब कब बैठा है, 1952, 1963, 1973 और 2002 के अंदर यहाँ पर अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन आया है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। नाउ जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको कौन अपॉइंट करता है, तो इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ये भी ध्यान रखना। और ये बेसिकली कमीशन काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। अब इस कमीशन के अंदर होता कौन कौन है, तो डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और रेस्पेक्टेड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बता दी हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी बात की गई है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई और रिपोर्ट के थ्रू बताया गया कि यहाँ पर चीज़ें बदली जाएंगी, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो बदली जाएंगी। जो इंतरिम रिपोर्ट है इन्होंने बताया कि देखो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदली जाएंगी, जैसे कि इन्होंने इस रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर यहाँ पर एडिशनल सीट आएंगी। एक तरीके से कश्मीर को एक एडिशनल सीट मिलेगी कुपवारा की, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी है तो ऑब्वियसली बात है रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज़ होना है, तो एक एडिशनल सीट मिल जाएगी। जम्मू जो डिवीजन है उसके अंदर भी एक एडिशनल सीट मिलेगी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीट मिलेगी, सांबा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, और दोदा के अंदर एक सीट मिलेगी, राजौरी के अंदर एक सीट मिलेगी, ठीक है। तो एक उधमपुर के अंदर, एक किश्तवाड़ के अंदर, तो अलग अलग जगह पर सीट मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा है, तो जिसके बेसिस पर चीज़ों को बदला जा रहा है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर्टिकुलरली ये नहीं पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ये सीट्स है कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं, कितनी डिक्रीज़ हो रही हैं, ये चीज़ें डेफिनेटली आपसे नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन डीलिमिटेशन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो डीलिमिटेशन क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर मैंशन किया गया है, कब कब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, मैंने आपको सारी बातें एग्जैक्टली बता दी हैं, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ उसके बाद जो अगला पेज है, यहाँ पर ये पूरा पेज भी लता मंगेशकर जी को ही डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, जैसे मैंने बताया दुनिया भर से ट्वीट आए, श्रीलंका के चाहे वो प्रेसिडेंट हुए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हुई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए, सभी की तरफ से यहाँ पर ये ट्वीट आया है, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो इनके बारे में सारी बातें बताई गई हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड है, काफ़ी सारे प्रोमिनेंट इनके गाने हैं, तो वो सब यहाँ पर इस पूरे पेज के ऊपर बताया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे आएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जो अगला पेज है यहाँ पर सारे आर्टिकल पॉलिटिक्स से भरे हुए हैं, जैसा आप लोग देख पाओगे, और ये जो पॉलिटिक्स से भरे हुए आर्टिकल हैं हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नाउ आएंगे हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, एक तो आपको रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में बताया गया, ये आर्टिकल तो मतलब लंबे समय से इस पेज पर अटका पड़ा है, ये आर्टिकल हट ही नहीं रहा है। उसका एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, चाइना और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन हुआ है, तो डिस्कशन के बेसिस पर क्या क्या इन्होंने फोकस किया उसके बारे में चर्चा की गई है, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। फिलहाल अगर हम लोग इस वाले आर्टिकल की तरफ आएँ तो यहाँ पे बताया गया कि रशिया यहाँ पर जो 70% कॉम्बैट रेडी हो चुका है फॉर इन्वेजन, मतलब कि रशिया जो है
यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के लिए 70% तक तैयार हो चुका है, ऐसा स्टेटमेंट यूएस की साइड से निकल कर आया है। देखो यूएस स्टार्टिंग से ही बोलता हुआ आया है कि जो रशिया है वो यहाँ पर यूक्रेन को कब्जाने वाला है, लेकिन बहुत सारी जगह पर रशिया ने इसको क्लियर भी किया है कि यार ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहीं कब्जाने वाले हैं। लेकिन ये जो डिस्प्यूट है अपने आप में जारी है, ठीक है। अब इसी सब चीज़ों को देखते देखते क्या हुआ है, जो नाटो है वो भी एक तरफ से अपनी तरफ से एक्सपेंड होता हुआ नजर आएगा। तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं। मैं आप लोगों को छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। ये वाला पिक्चर मैं आप लोगों को काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। इधर रशिया, इधर यूक्रेन देखने को मिलेगा, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में विवाद देखने को मिलेगा। ये क्रीमिया रीजन देखने को मिलेगा, इसको ऑलरेडी यहाँ पर रशिया कब्जा चुका है। अब यूएस के थ्रू बार बार कहना यह आ रहा है कि जो रशिया है वो यूक्रेन को कब्जा लेगा, और अभी रशिया ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स यहाँ पर अपने बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए हैं। तो आने वाले कुछ दिन या फिर कुछ सप्ताह में रशिया इन्वेड कर सकता है यूक्रेन को, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नाटो है वो भी लगातार एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। नाटो ने अभी क्या करा है, मतलब आप कह सकते हो कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है आज के टाइम पर। तो ये सारी स्टेटमेंट यूएस की साइड से आ रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस ने यहाँ पर ये सारी बातें बोली हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं आज के टाइम पर यूएस के, जेक सुलिवान, इनका कहना है रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है अभी कुछ दिनों में और साथ ही साथ कुछ सप्ताह के अंदर, जैसा आप लोग ये स्टेटमेंट ऊपर देख पाओगे, ठीक है। तो वही बातें बार बार चर्चा में है, इसके ऊपर अभी ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर चर्चा हो रही है। आने वाले टाइम पर कुछ भी होता है, कुछ इशू होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी होगा और हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है चाइना पाकिस्तान की रिसेंटली मीटिंग हुई है, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर रिलीज़ किया है दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर, और जो दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर बोला है हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, एक दूसरे के यहाँ पर कंसर्न के ऊपर सपोर्ट करते रहेंगे, प्लस यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो ये दो स्टेटमेंट निकल कर आया है पाकिस्तान और चाइना की साइड से, और एक तरीके से यहाँ पर बोला कि देखो दोनों कंट्रीज़ मिलकर फोकस करने वाली है पीस और स्टेबिलिटी को लेकर, कि यहाँ पर शांति और कैसे स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है, इसके ऊपर दोनों कंट्रीज़ फोकस करेंगी। हाँ, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर खान, ठीक है, इमरान खान जो हैं, इन्होंने जो चाइना के विंटर ओलंपिक्स हैं इसको अटेंड किया, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं कुछ दिन पहले, तो उसको यहाँ पर आप कह सकते हो कि अटेंड किया है, और उसी के साथ यहाँ पर ये मीटिंग की है किसके साथ, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ। और फिर उसके बाद बताया कि देखो जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं कमिटेड है, वो यहाँ पर सपोर्ट करता है वन चाइना पॉलिसी को। वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करने का मतलब है कि पाकिस्तान यहाँ पर चाइना को ही यहाँ पर पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, ना ही ताइवान को रिकग्नाइज़ करेगा, ठीक है। साउथ चाइना सी के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पर भी चाइना को सपोर्ट करेगा। तिब्बत और चाहे चाइना का डिस्प्यूट है वहाँ पर भी चाइना को सपोर्ट करेगा। तो हर जगह पर यहाँ पर देख पाओगे पाकिस्तान चाइना को ही सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे का रीज़न तो आपको ही पता होगा, काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर चाइना ने दे रखा है पाकिस्तान को उनकी आगे तरक्की के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत भी जो बढ़ रहा है आज के टाइम पर पाकिस्तान, वो काफ़ी सारा लोन ले रखा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इनका झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, बाकी कश्मीर वाला मुद्दा भी यहाँ पर दोनों ने मिलकर उठा ही दिया है। वही कि यहाँ पर आपको पता होगा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद दोनों को जो कश्मीर और लद्दाख है उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, उसकी निंदा भी की गई, ठीक है। उसका डिस्कशन भी, मतलब कश्मीर का मुद्दा यहाँ पर उठाया है दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर, चाइना और पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद इन दोनों ने मिलकर ये भी डिस्कस किया कि किस प्रकार से सी पैक के अंदर एक यहाँ पर आप कह सकते हो कोऑपरेशन को और बढ़ाया जा सकता है। अभी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आपको पता होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली जब आप लोग यहाँ पर इंडिया का मैप देखते हो तो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में यहाँ पर ये जो ऐसे इनका एक प्रोजेक्ट निकल रहा है, इधर पाकिस्तान नज़र आएगा, ऊपर चाइना नज़र आएगा, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट निकल रहा है पीओके वाला रीजन से। और ये जो पीओके वाला रीजन है ये हमारा ही पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अभी इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। तो यहाँ से एक प्रोजेक्ट निकल रहा है सी पैक जो कि ग्वादर तक कनेक्ट हो रहा है। ग्वादर एक पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पर एक कंसर्न उठता हुआ नजर आ रहा है। ये भारत के लिए अपने आप में कंसर्न है। तो आज के टाइम पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको पूरी तरफ से चाइना की साइड से सपोर्ट मिल रहा है, और ये काफ़ी तेज़ी से आज के टाइम पर ग्रो होता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्लियर हुआ। उसके बाद अभी यहाँ पर मेजर फोकस इनका ये भी है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको बढ़ाकर ये लोग अफगानिस्तान लेकर जाएं, तो इससे कंसर्न और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अभी फिलहाल डिस्कशन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या क्या डिस्कशन हुआ मैंने आप लोग को सारी बातें एग्जैक्टली बता दी हैं। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं आज मंडे है, और मंडे में जो पेज नंबर 12 है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का आर्टिकल आते हैं, बिजनेस का आर्टिकल आता है, लेकिन पेज नंबर 12 पर मंडे में कुछ भी नहीं आता है। तो आप लोग आज देख पाओगे कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो।
नाउ डायरेक्टली चलते हम लोग अपने एडिटोरियल्स के ऊपर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज पर्टिकुलरली 4 आर्टिकल हैं, 4 एडिटोरियल हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। एडिटोरियल में पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, आपको पता होगा रिसेंटली मैंने एक थंबनेल भी लगाया था, उसको लेकर ये इशू है। ये शायद परसों का वीडियो है, ठीक है। कर्नाटका के अंदर अभी क्या हुआ, बहुत सारे कॉलेजेस में जो एक तरीके से मुस्लिम गर्ल्स हैं, ठीक है, इनको हिजाब पहन के अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो डिस्कस करेंगे क्या इशू यहाँ पे बताया जा रहा है, और पहले भी इतिहास में ऐसे इश्यूज उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर इंक्लूजन देखने को मिलेगा, तो ऑथर क्या क्या बोलते हैं, सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करता है डेथ ऑफ अ टेररिस्ट। इस आर्टिकल को भी परसों ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें कुछ खास बातें तो हैं नहीं। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, अभी एक तरीके से जो अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी देखने को मिलेगा, इसने अपने आप को उड़ा लिया था बॉम्ब से, आपको पता होगा। अभी यहाँ पर परसों हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया है, तो वही आर्टिकल रिपीटेडली इसको कवर कर दिया है, ठीक है। और आपको पता होगा परसों मैंने ये बात आपसे बोली भी थी कि देखो इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एडिटोरियल पर कवर कर दिया जाए। तो आज के टाइम पर एडिटोरियल पर आ चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से चलो इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट में हम लोग इसका एक ओवरव्यू लेते हुए मतलब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, आज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडियाज़ रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेंट्रल एशिया इंडिया के रिलेशंस, प्लस उसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या हैं और अभी यहाँ पर भारत को क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसका एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, एक नए तरीके की अनटचेबिलिटी देखने को मिल रही है और उस अनटचेबिलिटी को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं वो यहाँ पर ऑथर ने समझाया है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो फिलहाल तो हम लोग इसी आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, इंडियाज़ रिटर्न टू सेंट्रल एशिया, ठीक है। पहली बात तो सेंट्रल एशिया क्या है इसको समझो। सेंट्रल एशिया के अंदर आपको 5 नेशंस देखने को मिलेंगे, 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना पालो, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते हैं, उनको यहाँ पर पता नहीं होता सेंट्रल एशिया क्या है, उसके बारे में किसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। तो फिलहाल आर्टिकल यहाँ पर आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, सिंपल सा है। आप लोग रिलेट करना सीख भी गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल्स को मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करता रहता हूँ। तो हुआ क्या, हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने यहाँ पर इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट को होस्ट किया। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब ऑथर ने क्यों लिखा है। ऑथर ने यहाँ पर इस आर्टिकल को इसलिए लिखा क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है सेंट्रल एशिया समिट के साथ, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ एक समिट किया, उनके साथ डिस्कशन किया। ये जो बातचीत हुई है वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ऊपर पिक्चर में दिख रहा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर बातचीत हुई है इन 5 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा। तो अभी यहाँ पर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी जिनके साथ डिस्कशन हुआ। इन 5 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग के अंदर थे, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सारे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, है ना, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, तो जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि देखो ये जो मीटिंग हुई है, ये एक तरीके से पहली इंडिया सेंट्रल एशिया यहाँ पर समिट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी किया है, मतलब 30 साल हो चुके हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को। दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर अभी इस समिट को भी रखा था। नाउ अभी जो समिट होता है, एक समिट इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में होता है, उसको हम लोग इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग बोलते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आखिरकार इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग क्या है, तो डायलॉग का मतलब एक मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। तो ये बेसिकली एक मिनिस्ट्रियल लेवल की डायलॉग होता है, मिनिस्ट्रियल लेवल की बातचीत होती है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन सी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा नाम नहीं पढ़ रहा मैं। उसके बाद बताया गया कि जो 5 कंट्रीज़ मिलकर बनी है, चलो अब बताना पड़ेगा, जो ये 5 कंट्रीज़ आज के टाइम पर अलग अलग देखने को मिलेंगी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज़ अपने आप में आज़ाद हुई हैं कब, जब यूएसएसआर टूटा था। आपको पता होगा 1991 में यूएसएसआर टूटा था, कोलैप्स हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये 5 कंट्रीज़ बनी हैं पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में, और तब से यहाँ पर आप कह सकते हो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं इंडिया के, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है लैंड कनेक्टिविटी की, तो उसी को लेकर यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है इस डायलॉग के अंदर, जैसा अभी यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नाउ बात करते हैं अब इनके बीच में जो ये समिट हुआ है, जो अभी बातचीत हुई है, उसके अंदर डिस्कशन क्या क्या हुआ। तो ऑथर जिसके बारे में बताते हैं वो ये है कि अभी बातचीत क्या क्या हुई है इनके बीच में, वो हम समझेंगे। पहली बातचीत हुई है कि जो इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक नई हाइट के ऊपर, एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया, और यहाँ पर बोला गया कि इसके साथ साथ
जो भी मीटिंग है अब नई ऊंचाइयों पर कैसे लेकर जाया जाएगा, जब आपस में मीटिंग होती रहेंगी। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। तो अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है इसमें फोकस ये रखा गया, अब हम लोग रेगुलरली बातचीत करते रहेंगे, रेगुलरली मीटिंग करते रहेंगे, हर 2 साल में मीटिंग होती रहेगी। तो अभी यहाँ पर इन 6 की 6 कंट्री, 5 सेंट्रल एशिया और 1 इंडिया, तो 6 की 6 कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर अग्री किया है कि जो इनके फॉरेन मिनिस्टर होंगे, ट्रेड मिनिस्टर होंगे, कल्चर मिनिस्टर होंगे, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीज होंगे, वो सब आपस में मीटिंग्स करते रहेंगे, समिट्स होती रहेंगी इनके बीच में, ताकि एक कोऑपरेशन सा बना रहे। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर कंट्रीज़ के साथ एक तरीके से आप कह सकते हो ना, एक बॉन्डिंग हमारी बनी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या उठाया गया, दूसरा टॉपिक था इंडिया सेंट्रल एशिया कोऑपरेशन को लेकर। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा है, हम लोग बातचीत काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, हमारी जो है रिलेशन काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम आती है कनेक्टिविटी की। देखो कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो नहीं पाती है। जब भी आप लोग यहाँ पर इसके मैप को देखोगे, तो यहाँ पर आपको ये मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ऊपर 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान हो गया, और तुर्कमेनिस्तान से ऊपर ही आपको ये 5 देश देखने को मिल जाते हैं। अब होता क्या है, देखो लैंड कनेक्टिविटी तो हमारी हो नहीं पाती, क्यों, इधर अफगानिस्तान आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया, ऊपर हमारी कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है उन कंट्रीज़ के साथ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं ना वो डेवलप रहें, हम लोग यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बातचीत करते हुए रहें। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो इन कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन हुआ किस चीज़ को लेकर, व्यापार और कनेक्टिविटी को लेकर। उसके बाद यहाँ पर बातचीत हुई डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। उसके बाद कल्चर्स को लेकर बातचीत हुई, कैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है यहाँ पर, फिर और क्या बातचीत हुई आपने यहाँ पर डिस्कस किया, हम लोगों ने काफ़ी सारी बातचीत करी कि अभी यहाँ पर क्या क्या इनके बीच में डिस्कशन हुआ है। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर इनके थ्रू उठाया गया था एनर्जी और कनेक्टिविटी को लेकर। देखो भारत ना बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर लेता है इन कंट्रीज से, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर नेचुरली बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट है, तो इसको लेकर भी डिस्कशन हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो जो आतंकवाद है उसको कैसे टैकल किया जाए, अफगानिस्तान के अंदर जो आज के टाइम पर क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, उन क्राइसिस से अफगानिस्तान को कैसे सही किया जाए, वहाँ पर चीज़ें कैसे रिकवर की जाएँ, उसके ऊपर फोकस किया गया। तो उसके ऊपर आप देख पाओगे अफगानिस्तान के ऊपर स्पेसिफिकली इन 6 की 6 कंट्रीज़ के थ्रू बातचीत करी गई थी, और इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, ये कंट्री सपोर्ट करती हैं पीसफुल सिक्योरिटी और स्टेबल अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे होंगी, जब यहाँ पर अफगानिस्तान को एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन कंट्रीज ने मिलकर फोकस किया कि हम लोग एक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे इन कंट्रीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें रही हैं। प्लस फिर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंडिया का अलग अलग स्टैंड रहा है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ कुछ ना कुछ बातचीत करी है, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें व्यापार की, तो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में व्यापार तो देखो बहुत कम है। ठीक है, अगर हम लोग 2019 के अंदर देखें तो वो व्यापार लगभग 1.4 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो इसको ना इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको इंक्रीज़ करने के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया कि हम लोग व्यापार और कनेक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेंगे इन सभी के साथ में। इसी को लेकर एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली, जिसके बारे में ऑथर इस आर्टिकल में बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल एशिया के साथ प्रॉपरली हो नहीं पाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ दूसरे रास्ते हैं जो कि भारत यहाँ पर अपनाता है सेंट्रल एशिया को टैकल करने के लिए, मतलब सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। वो दूसरे रास्ते कौन कौन से हैं, एक तो चाबार पोर्ट है, दूसरा INSTC है। INSTC का मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वाला पिक्चर देखो, इसमें आपको ये पोर्ट नज़र आ रहा होगा, चाबार पोर्ट। मैंने आपको बताया ना ऊपर से तो कहीं भी कनेक्टिविटी इंडिया की है नहीं ऊपर तक। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं कनेक्टिविटी, ये हमने ईरान के अंदर एक पोर्ट बना रखा है, चाबार पोर्ट। तो इंडिया यहाँ से चाबार पोर्ट पर जाएगा, और चाबार पोर्ट के माध्यम से हम लोग आगे जाकर कनेक्टिविटी बना सकते हैं। यहाँ से तुर्कमेनिस्तान में जा सकते हैं, फिर उसके बाद आगे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ऊपर किसी भी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पर जो हम लोगों की कनेक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले रास्ते से है। ठीक है, इस वाले रास्ते के अलावा या फिर आपको INSTC देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगी। ये हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसकी मदद से हम लोग आगे भी कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं।
मैं आपको उसके ऊपर ही बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की। अब देखो हम लोग क्यों कनेक्टिविटी, मतलब इतनी ज़्यादा क्यों पढ़े कनेक्टिविटी के ऊपर, क्या ज़रूरत है कनेक्टिविटी करने की। देखो इसके पीछे का रीज़न है कि सेंट्रल एशिया के अंदर जो ये कंट्रीज़ हैं, पांचों देश, इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि कच्चा तेल हो गया, नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। तो ये सारी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसको हम लोग डेफिनेटली सस्ते दाम में निकाल कर अपने पास लेकर आ सकते हैं, इसका व्यापार कर सकते हैं और अपनी इकॉनमी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो INSTC है, मैंने आपको बताया एक रास्ता यह है जिसके थ्रू कनेक्टिविटी बना सकते हैं, यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को बना रखा है इंडिया, ईरान, रशिया ने यहाँ पर 2000 के अंदर यहाँ पर इसको साइन किया था, जिसकी मदद से हम लोग रशिया तक कनेक्टिविटी को अपनी बढ़ाते हैं। उसके बाद दूसरा आपको चाबार पोर्ट देखने को मिल जाएगा, चाबार पोर्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद एक तापी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। तापी का मतलब है, तापी के अंदर आपको 4 देश को देखने को मिलते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अब ये तापी प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन तापी प्रोजेक्ट अभी तक सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर तापी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो इससे हम लोग को काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आपको तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। इसके आगे अफगानिस्तान यहाँ पर है, इसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर है, देन इंडिया यहाँ पर है। इसी वजह से इसको तापी बोला गया, क्योंकि तापी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे होने की वजह से यहाँ पे एक पाइपलाइन निकाली जाएगी, जो कि यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, इंडिया में आएगी। लेकिन वो लाइन को इंप्लीमेंट आज के टाइम पर करा नहीं जा पा रहा है सही से। उसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस काफ़ी ख़राब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जो ये ऊपर की पाँचों कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमारी कनेक्टिविटी यहाँ से तो है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चाबार पोर्ट से और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि इधर वाले रीजन जो INSTC है और तापी पाइपलाइन है, इसके थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी को और ज़्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर ऑथर के थ्रू बोली गई। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, फिर ऑथर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस बताते हैं, कुछ परेशानियाँ बताते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, देखो जो इंडिया का रिटर्न है ना सेंट्रल एशिया के अंदर, वो इतना ईजी नहीं होगा। हम लोग रिटर्न को लेकर तो आ सकते हैं, तापी गैस पाइपलाइन को आप लोग वापस चला सकते हो और उसके बाद कॉपरेशन बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है, इसके पीछे के बहुत सारे आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना। चाइना आज के टाइम पर ना बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो इसकी वजह से जो चाइना है वो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर भी है। चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन कंट्रीज़ के साथ में। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बनकर आ सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। फिर उसके बाद ऑथर ने दूसरे चैलेंज के बारे में बताया। दूसरा चैलेंज यहाँ पर ये बोला कि ईरान अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईरान के अंदर चाबार पोर्ट तो है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, जो ईरान में चाबार पोर्ट है, इसका हम लोग यूज़ करके ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो कि ईरान के ऊपर कितने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान के साथ कोई अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा ही नहीं पा रहा है आज के टाइम पर, क्योंकि US ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। ठीक है, इसी की वजह से तो हम लोग ऑयल का व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, ईरान से कच्चा तेल खरीद नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ईरान के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, चाबार पोर्ट को आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से हमारे US के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो मतलब बहुत सारी चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसमें से 2 मेजर चैलेंजेस ये हैं। तो इसको टैकल करना पड़ेगा, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, एग्जैक्टली क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। ठीक है, इस आर्टिकल को कैसे आप लोगों को लिखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अफगानिस्तान के ऊपर फोकस किया है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, मतलब इस आर्टिकल से हटकर ही आपको इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है द इंटरप्रेटिव आंसर टू द हिजाब रो। अब ये मुद्दा क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये होने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 1, 2 दोनों से रिलेट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों है आर्टिकल। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है क्योंकि हाल ही में लगभग 6 स्टूडेंट्स को मतलब कॉलेज के अंदर एंटर नहीं करने दिया कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हिजाब पहन के जा रही थी। ठीक है, अब वो यहाँ पर मुस्लिम गर्ल्स थी जिनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया, इनको यहाँ पर एक तरीके से बैन कर दिया गया कॉलेज से। तो इसी वजह से यहाँ पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न बनकर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब बोला ये जाता है कि क्यों ऐसा क्या हो सकता है कि कहीं पर भी मतलब ऐसे तो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। हालांकि जो हमारा संविधान है वो हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा स्टेप उठाया गया कर्नाटका की साइड से जिससे हमें पता चलता है कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो मुद्दा क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आपको पहली बात तो इशू समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है ना। अब आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। बोला गया
हाउ इज़ रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आपको समझना होगा हमारे संविधान के अंदर में रिलीजियस फ्रीडम कहाँ पर मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 25 का आपको क्लॉज 1 देखना होगा हमारे संविधान के अंदर। तो वो गारंटी देता है किसी चीज़ को लेकर, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब कि आपके पास पूरी तरह से हक है, ठीक है, आपके पास राइट है, आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली अपने रिलीजन को आगे यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ साथ आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, उसका प्रसार भी कर सकते हो, दूसरों को अपने रिलीजन्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको संविधान के अंदर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, देखो सारे फंडामेंटल राइट्स की तरह यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रोक लगाई जा सकती हैं, ठीक है, कुछ पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर, मोरालिटी, हेल्थ के बेसिस पर कुछ ना कुछ रोक लगाई जा सकती हैं, ऐसा बताया गया, ऐसा हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। बट अभी यहाँ पर क्या है, मुद्दा कुछ अलग है। हुआ क्या यहाँ पर, जब हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको आर्टिकल 25 के बारे में बताया, आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 के बारे में बताया, जहाँ पर राइट टू प्रोफेस के बारे में चर्चा की गई है, राइट टू प्रैक्टिस के बारे में कि आप लोग किसी भी रिलीजियस को, आप किसी भी रिलीजियस की वर्शिप हो गया, रिचुअल्स हो गया, उनको परफॉर्म कर सकते हो। प्रोपोगेट मतलब अपने रिलीजन का प्रसार कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, लोगों को उसके बारे में बता सकते हो। तो आपके पास ये सारे हक हैं, आपके संवैधानिक हक हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। हुआ क्या, सालों पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस हुआ, ठीक है, और 1954 की बात है, 1954 की बात। 1954 में यहाँ पर एक केस हुआ जिसका नाम था शिरूर मठ केस, ठीक है। अब ये जो शिरूर मठ केस था, इसके अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आया। इसका मतलब क्या है, देखो एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस का मतलब है आपके रिलीजन के अंदर, ठीक है, आपके रिलीजन के अंदर जो चीज़ें एसेंशियल हैं उन्हीं को प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। जो चीज़ें एसेंशियल नहीं है, जो चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है किसी भी रिलीजन के अंदर, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। कोई भी रिलीजन के अंदर जो भी एसेंशियल चीज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसी को प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था। इस कौन से केस के अंदर, शिरूर मठ केस के अंदर, जो कि 1954 के अंदर हुआ था। तो अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि देखो ऐसे बहुत सारे केस निकल कर आए। 2004 के अंदर यहाँ पर एक केस निकल कर आया था। उसके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कि आनंद मरगा सेक्ट का यहाँ पर केस निकल आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ये बोली, किसको, कि आपका कोई भी फंडामेंटल, एक केस हुआ था आनंद मरगा करके, नाम आप ध्यान रख सकते हो, बोला कि आपके पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आप तांडव डांस को परफॉर्म नहीं कर सकते पब्लिक स्ट्रीट्स में, मतलब कि पब्लिक स्ट्रीट्स में, पब्लिक में, ठीक है, आप तांडव डांस को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके रिलीजन का ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है, आपके रिलीजन में ज़रूरी नहीं है आप तांडव डांस परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, चलो आप तांडव कर सकते हो, लेकिन आप कहीं पे भी करो, पब्लिक प्लेस में मत करो, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कोई केस हो गया होगा, पब्लिक प्लेस में तांडव किया गया होगा, तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में तांडव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर आपके रिलीजन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता, आपका रीजन बोल रहा होता कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ पर पब्लिक प्लेस में करना है, तो उसके बाद आपको ये प्रोटेक्शन दी जाती, आप ये कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी वजह से कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलेगी नहीं, तो इसी वजह से आप लोग यहाँ पर ये डांस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस देखने को मिलता है। तो मतलब यह है कि जो भी रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है उसको तो प्रोटेक्शन मिलेगी, जो एसेंशियल पार्ट नहीं है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुका है। उसके बाद एक और केस हुआ था, ठीक है, जहां पर आप कह सकते हो कि 2016 के अंदर एक केस हुआ। 2016 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ को सही ठहरा दिया। और सही चीज़ क्या थी, देखो इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, एक मुस्लिम एयरमैन थे, उस मुस्लिम एयरमैन को डिस्चार्ज कर दिया, उनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन मुस्लिम एयरमैन ने अपनी बड़ी बड़ी बियर्ड्स रख रखी थी, दाढ़ी रख रखी थी, ठीक है, ऐसा बताया गया। और जबकि जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 है, ये जो एक्ट है वो ये बोलता है कि जो भी आर्म्ड फोर्स पर्सनल होंगे वो अपनी दाढ़ी को नहीं रख सकते, उन लोगों को छोड़कर, ठीक है, जिनके रीजन में यहाँ पर अलाउ किया गया है, जिनके रीजन में वो दाढ़ी और शेविंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को छोड़कर बाकी जो दूसरा व्यक्ति दाढ़ी रखेगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के अंदर। ये यहाँ पर उसके खुद रेगुलेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल, देखो जो ये बियर्ड है, बियर्ड वॉज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस। जो इस्लाम के अंदर बियर्ड है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और उस व्यक्ति को यहाँ पर निकाल दिया गया था, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फोकस ये कर रहा है कि जो भी यहाँ पर एसेंशियल पार्ट है उसी को प्रोटेक्शन मिलेगी, जो एसेंशियल पार्ट नहीं है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हो हिजाब के बारे में भी बहुत सारे केसेस निकल कर आए। अब हिजाब को लेकर जो केसेस आए,
यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे ओकेजन्स हुए, यहाँ पर बहुत सारी पिटिशंस भी डाले गए, केरला हाई कोर्ट के पास केस पहुँचा। 2015 के अंदर लगभग 2 पिटिशन फाइल करी गई थी केरला हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, और बोला गया कि देखो हमें अलाउ ही नहीं किया जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर हिजाब पहन रखा है, तो ये लोग बोल रहे हैं लाइट क्लोथ पहन के आना है, हाफ स्लीव पहन के आना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहन के आनी है। तो ऐसा यहाँ पर 2015 के अंदर एक पिटीशन डाला गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया कि बिल्कुल देखो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग यानी कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई यहाँ पर कोई एक तरीके से देखो यहाँ पर एक तरीके से कोई प्रेशर नहीं डालेगी। और पहली बात यहाँ पर एक तरीके से केरला हाईकोर्ट ने सीबीएसई को बोला कि आप कुछ ना कुछ अलग से मेजर ऐड कर लो ताकि आप बच्चों की चेकिंग कर सको। देखो बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए आप एडिशनल मेजर्स ऐड कर लो। क्योंकि हुआ क्या था, यहाँ पर एक मुद्दा ये उठ रहा था कि देखो सीबीएसई का कहना ये था, बहुत पहले की बात है, एक केस हुआ था, सीबीएसई कहना यह था कि जब यहाँ पर हिजाब पहन रखा है तो यहाँ पर इनकी हम लोग चेकिंग नहीं कर सकते, हिजाब के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, छुपा कर यहाँ पर एग्जाम दिया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि नहीं, तो आप कह सकते हो कोर्ट के पास एक केस पहुंचा, केरला हाई कोर्ट ने बोला कि आप दूसरी तरह से चेकिंग कर सकते हो ये लोग की, लेकिन आप यहाँ पर क्या करो कि ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि जो इनका रिलीजियस कस्टम है वो भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर बोला ये भी गया कि आप लोग कुछ अलग एडिशनल मेजर इसके अंदर ऐड कर लो इनकी चेकिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब इनके यहाँ पर अलाउ है, ठीक है, क्योंकि इस रिलीजन के अंदर ये अलाउ है, इस रिलीजन के अंदर ये एक एसेंशियल पार्ट है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। तो रिलीजन के अंदर एक एसेंशियल पार्ट होना अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको यहाँ पर बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता। जिसको ऑथर भी मेंशन करते हैं कि जब आप लोग यहाँ पर चैप्टर 33 वर्सेस 59 यहाँ पर पढ़ोगे, ओ प्रॉफिट एंजॉय अवर वाइफ्स योर डॉटर एंड द वाइफ्स ऑफ ट्रू बिलीवर्स करके यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा ये देखने को मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि जो हिजाब है बेसिकली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, किसका एसेंशियल पार्ट है यहाँ पर इस रिलीजन का। तो हम लोग हिजाब को बिल्कुल भी डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं और हिजाब को यहाँ पर एक तरीके से बैन नहीं किया जा सकता, ये बेसिकली यहाँ पर बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के मुताबिक चलें, जैसे कि यहाँ पर हमने श्रीमठ केस वाला पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे ऑथर ने श्रीमठ केस के बारे में मेंशन कर रखा है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इसके हिसाब से चलें तो बेसिकली यहाँ पर कुछ एसेंशियल पार्ट हैं जो कि इसके अंदर भी हैं, जैसे श्रीमठ केस के बारे में यहाँ पर ही बताया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर वर्सेस अलग अलग मेंशनड है, जहाँ पर बताया गया है कि एक तरीके से विमेन है, खासकर मुस्लिम विमेन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एसेंशियल पार्ट है हिजाब, तो इसको भी डिसअलाउ नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली यहाँ पर ये आप कह सकते हो ऑथर का कहना है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर कौन से आर्टिकल मेंशन है संविधान के अंदर। आर्टिकल 25 के अंदर मेंशन है, जो कि मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं। प्लस उसके बाद मैंने काफ़ी सिंपल शब्दों में बता दिया कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा देखने को मिलता है। एक केस हुआ था, केस ही मैंने आप लोगों को समझा दिया कि एसेंशियल पार्ट क्या है, मैंने आप लोग को समझा दिया, वही प्रोटेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज एसेंशियल नहीं है तो प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कहना यह है जो कर्नाटका सरकार ने किया है, ठीक है, ये बेसिकली कर्नाटका के अंदर यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ने किया है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं फिर गलत ही देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना उसके बाद यहाँ पर एक आखिरी आर्टिकल देखने को मिलेगा, न्यू फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी करके। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में यहाँ पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से पब्लिश हुआ, एक वायरल हुआ वीडियो, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की चर्चा हो रही है। वहाँ पर बहुत सारे लोग शपथ ले रहे हैं कि वो लोग इकोनॉमिक बॉयकॉट करेंगे मुस्लिम्स का, ठीक है। अब इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाएगा मुस्लिम्स का, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। पहली बात तो आपको समझना होगा इकोनॉमिक बॉयकॉट क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आर्टिकल के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लेकर चलूँगा। इकोनॉमिक बॉयकॉट का मतलब है यहाँ पर मान लो कोई वेंडर्स हो गए, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पर सामान बेचने वाला हो गया, वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, तो उसके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इन लोगों ने शपथ ली कि हम लोग मुस्लिम के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ व्यापार रहेगा दूसरे कम्युनिटी के साथ रहेगा, मुस्लिम के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मुस्लिम से कोई चीज़ खरीदी नहीं जाएंगी। तो मतलब इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक सोशल बॉयकॉट होता है। सोशल बॉयकॉट के अंदर यहाँ पर उस व्यक्ति के से हम लोग बिल्कुल दूर रहेंगे, उस व्यक्ति को बिल्कुल अवॉइड किया जाएगा, सोसाइटी से बिल्कुल अवॉइड किया जाएगा, ताकि वो जो व्यक्ति वो सोसाइटी छोड़ के चले जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती है। तो आज के टाइम पर इकोनॉमिकली बॉयकॉट ये एक नया सा ट्रेंड चल चुका है, एक अनटचेबिलिटी का ही एक नया पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अनटचेबिलिटी जो कि एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थी। फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करें, जब देश आज़ाद हो रहा था तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, अनटचेबिलिटी को कम करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, ठीक है। और इसी स्ट्रगल के दौरान आप कह सकते हो कि क्या हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी दिए गए हमारे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे संविधान के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं आज के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अनटचेबिलिटी के अंदर बात करें तो आज के टाइम पर चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। अलग तरीके से कैसे डेवलप हो चुकी हैं, क्योंकि इसके अंदर सोशल बॉयकॉट और इकोनॉमिक बॉयकॉट जैसी चीज़ें नज़र आ चुकी हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया
कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग मिलकर यहाँ पर तय कर लेते हैं कि अब हम लोग इससे यहाँ पर सामान नहीं खरीदेंगे, इससे कुछ लेंगे नहीं, तो मतलब उसके साथ इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जा रहा है, उसके साथ व्यापार नहीं किया जा रहा है। सोशल बॉयकॉट के अंदर उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कुछ भी हम लोग मतलब बिल्कुल अवॉइड करने वाले उस व्यक्ति को, ताकि वो सोसाइटी छोड़ के चले जाए। तो एक सोशल बॉयकॉट देखने वाला है। तो इकोनॉमिक बॉयकॉट और सोशल बॉयकॉट को लेकर हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे नहीं। एक इनइफेक्टिव सा अप्रोच है जिसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया के अंदर बात करें तो यहाँ पर खाली आप कह सकते हो अनटचेबिलिटी को लेकर ही प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक भारत के अंदर 2 ही ऐसे कानून आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट पनिशेबल है, जिसमें पनिशमेंट भी दी जा सकती है। वो 2 कानून कौन कौन से हैं? एक है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, दूसरा है महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स फ्रॉम सोशल बॉयकॉट प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रेडिशन एक्ट 2016। ये दोनों एक्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो ये इकोनॉमिकली और सोशल बॉयकॉट है, इसके अंदर सज़ा है कि अगर कोई यहाँ पर एक व्यक्ति काम करता है तो उसको यहाँ पर सज़ा दी जाएगी। लेकिन हमारे पास प्रॉपर इसके रिगार्डिंग कोई अप्रोच है नहीं। तो ऑथर का कहना यह है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जो अनटचेबिलिटी वो एक नया स्वरूप ले रहा है, यहाँ पर आपको 2-2 3-3 चीज़ें नई नई देखने को मिलेंगी, इसको आपको रोकना पड़ेगा। एक नया सा डेवलपमेंट हो चुका है, इसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप उठाना पड़ेगा, और इन बॉयकॉट्स को, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक बॉयकॉट है, इनको आपको कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है, इनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आओ और इनको पनिश करो, क्योंकि इनके रिगार्डिंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास है नहीं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है उसको वापस आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसको वापस आपको चेंज करना पड़ेगा, और अनटचेबिलिटी डेफिनेशन को आपको एक्सपैंड करना होगा। एक्सपैंड मतलब इस डेफिनेशन को बढ़ाकर इसके अंदर आपको एंटी बॉयकॉट लॉज भी ऐड करने पड़ेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार का बॉयकॉट ना किया जाए, इकोनॉमिकली और सोशल बॉयकॉट ना किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिकली और सोशल बॉयकॉट भी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो भेदभाव होता हुआ नजर आएगा, तो जो कि हमारे संविधान के अगेंस्ट में है। इसी वजह से ऑथर मेंशन करते हैं कि हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस की आज के टाइम पर आवश्यकता पड़ चुकी है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल इसका जो क्रक्स पॉइंट है, एकदम यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको डायरेक्टली बता दी है। नाउ इसी के साथ करेंगे लेक्चर को समाप्त। उससे पहले आप लोग का जो स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन क्या है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक सेकंड। हाँ, कौन से राज्य के अंदर आपको गुरु शिखर पीक देखने को मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आंसर ए इज़ करेक्ट। गुरु शिखर जो पीक है एक हाईएस्ट पॉइंट है राजस्थान के अंदर। इसका ऑल्टीट्यूड पीक लगभग 5676 फीट के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर करेक्ट हुआ ए। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होगा हमने एक थंबनेल थोड़ा सा डिफरेंट लगा रखा है। थंबनेल ये लगा हुआ है, इंडिया ने रिजेक्ट किया है इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट को। इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट क्या थी? इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट ये थी कि जो ये टेस्ला कार है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन उसके लिए सरकार को, हमारी सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स कम करना पड़ेगा। भारत सरकार आज के टाइम पर बहुत सारा टैक्स ले रही है। इसको लेकर इलॉन मस्क ने अपना एक कंसर्न दिखाया था, जो कि भारत ने रिजेक्ट किया। देखो, टैक्स तो डेफिनेटली चार्ज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क उस टैक्स को बहुत ज़्यादा कम करने को कह रहे हैं। देखो, बहुत सारी और भी कार कंपनीज है, जैसे आप मर्सिडीज़ वगैरह देखोगे, ये लोग भी यहाँ पर काफ़ी टैक्स देकर ही इंडिया के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंक्रीज़ हुई है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा कंसर्न सा देखने को मिला है। हालांकि ये टॉपिक मैंने परसों के लिए चूज़ किया था और इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है जिसकी वजह से चर्चा में। अब बेसिकली इस टॉपिक को लगाने का मेन पर्पज़ यह है कि इस थंबनेल को एक दिन पहले तैयार कर लिया गया है, ठीक है, क्योंकि थंबनेल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं मॉर्निंग में इस थंबनेल को बनाता तो ये वीडियो और ज़्यादा लगभग आधा घंटा 35 मिनट लेट हो जाता। इसकी वजह से एक टॉपिक लेकर हमने इस थंबनेल को पहले ही बना लिया, और बनाने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये थंबनेल अब लगा दूंगा, तुरंत यहाँ पर वीडियो अपलोड हो जाएगा, वीडियो लेट नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इलॉन मस्क की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि टेस्ला बेसिकली यहाँ पर देखो टेस्ला कार आएगी, डेफिनेटली आएगी इंडिया के अंदर। और लेकिन यहाँ पर यह है कि अभी हमें थोड़ा सा ये जो टैक्स का डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक ना एक इंसान को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा, एक तरीके से अपने आप को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, जिसके बाद ये मामला निकल सकता है। क्योंकि इलॉन मस्क का कहना है टैक्स कम करो, सरकार कह रही है हम लोग टैक्स कम नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।